अगर इसके इंटरव्यू की बात करें अपन, तो अगर इसका इंटरव्यू अपने को निकालना ना सी माइंड्स का, तो वही एक सजेशन में दूंगा कि एज मैथमेटिकल जितना तो, अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं भी आती है ना तो भी उसको ट्राई करो, ठीक है, एक पेपर पे लिखने की। और जितना ज़्यादा उनको मैथमेटिकल, जब भी तुम कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हो तो उनको एक्सप्लेन भी करो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। उनको आंसर से मतलब नहीं है, तुम्हारे अप्रोच से मतलब है। अगर तुम अप्रोच कहीं जा रहे होंगे ना, कोई गलत भी जा रहे होंगे, तुम्हें वो हिंट देंगे कि ये गलत हो रहा है, ये गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित पाल है और मैं गेटेड झील का स्टूडेंट हूँ। और मेरी गेट में 2023 में ऑल इंडिया रैंक 315 आई थी। एंड इस ईयर ना 2024 में मैंने IIT बॉम्बे में अप्लाई किया था फॉर सी माइंड्स प्रोग्राम MS बाय रिसर्च। सो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो उसका मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मतलब उसमें कैसे, अगर हमें IIT बॉम्बे का अगर AI/ML वाला जो कोर्स है ना सी माइंड्स, सो उसमें अगर एडमिशन हमें लेना है, अगर हमारा गेट्स को कुछ मतलब गेट में रैंक अगर कुछ 400, 500 या 600 ऐसी कुछ रैंक आई है, तब भी हम IIT बॉम्बे में जा सकते हैं और AI/ML में बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। सो उसका पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में कि कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है, रिटन टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो पूरा आपके साथ शेयर करूँगा मैं, ठीक है। सो देखो क्या है ना कि सबसे पहले जो है इसमें भी वही 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। सबसे पहली जो स्टेज है स्टेज 1। सो स्टेज 1 में जो होता है वो शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू गेट स्कोर, ठीक है। सो आपको एक डिसेंट गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आपका 650 प्लस गेट स्कोर है ना, सो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 660 670 गेट स्कोर तक को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग मेल आ जाता है। सो अगर आपका अगर इतने 650 प्लस गेट स्कोर है तो आप बिल्कुल अप्लाई करो, ठीक है। 650 गेट स्कोर मतलब अराउंड 700-800 रैंक, तो अगर इतनी रैंक है तो इसमें ज़रूर अप्लाई करना। एंड देन अगर इसमें शॉर्ट लिस्ट हो गए तो स्टेज 2 जो होता है, स्टेज 2 में आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। सो रिटन टेस्ट में क्या क्वेश्चन आते हैं वो अपन बात करते हैं उसमें। सो रिटन टेस्ट होता है एंड देन रिटन टेस्ट जो होता है ना उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन होते हैं और आपको जो टाइम मिलता है वो 2 आवर्स मिलता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन और 2 आवर्स। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल के तो नहीं बोल सकते, मतलब मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल होते हैं गेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। एंड देन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मेनली 3 कैटेगरीज होती है क्वेश्चन की। वो जो गेट में जैसा होता है ना वैसे ही MCQ बेस्ड, और सेकेंड MSQ बेस्ड, ठीक है, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस, और थर्ड NET ना, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये 40 क्वेश्चंस आपको 2 आवर्स में सॉल्व करना है। और इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, अगर रिटन टेस्ट के टॉपिक्स की बात करें, सो ये टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से भर के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऑब्वियसली आप AI/ML में मास्टर्स करने जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी हो गया एंड देन फिर लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। एंड देन लीनियर अलजेब्रा के बाद एल्गोरिदम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एल्गोरिदम्स हो गए। एंड देन एल्गोरिदम्स के बाद नेक्स्ट जो है वो है कैलकुलस, ठीक है। मतलब मेनली मैथमेटिक्स जिसका अच्छा है ना उसका हो ही जाता है, मतलब यहाँ पे तो कैलकुलस के क्वेश्चंस आते हैं और मशीन लर्निंग के बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। ML के थोड़े से बेसिक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका रिटन टेस्ट का हो गया। अब बात करते हैं इंटरव्यू पे। सो स्टेज 3 में इंटरव्यू में बात करें तो अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो स्टेज 3 पे आपका इंटरव्यू होता है। अब मैं आपको अपना पर्सनल इंटरव्यू बताऊंगा कि मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे, कैसा क्या था, ठीक है। और जो मेरा इंटरव्यू था वो 45 मिनट्स तक चला था, ठीक है। सो इंटरव्यू में सबसे पहले जो प्रोफेसर्स थे, मुझे प्रोफेसर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको अपने बारे में बताना, अपनी गेट रैंक बतानी है, आपने कहाँ से अपना एजुकेशन किया, और अगर आपने कुछ अचीव किया, जैसे मुझे GSIT से गोल्ड मेडल मिला था तो मैंने वो भी मेंशन किया था। तो उन्होंने मुझसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या बोलते हैं, किस बेसिस पे तुम्हें गोल्ड मेडल मिला, ऐसे करके। तो अगर जो भी आपने कुछ अचीव किया है ना वो भी आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, ठीक है। आप उनको मतलब ऐसा बंदा चाहिए ना, मतलब कि जिसने मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब करी हों, ठीक है। सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अलग भी चीज़ें अचीव करी हों। तो मतलब ओवरऑल उनको एक ब्राइट स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। आपको ये ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। आप जो भी बोलेंगे ना उससे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था ना वो एल्गोरिथम से क्वेश्चन था कि बबल सॉर्ट की वर्किंग कैसी होती है, ठीक है। बबल सॉर्ट मैडम पढ़ाती है ना अपने को, तो उसकी वर्किंग मुझसे पूछी थी, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बबल सॉर्ट में, ठीक है।
और इसका बेस्ट केस की क्या होती है, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ये वाले क्वेश्चन थे बबल सॉर्ट से। उसके बाद फिर दूसरा मुझसे पूछा था कि जैसे ये बबल सॉर्ट जो होता है ना, उस एल्गोरिथम की जो एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर n स्क्वायर होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऑर्डर n स्क्वायर क्यों होती है, मतलब इसका मुझे डेरिवेशन करके बताओ। ठीक है, इसका क्वेश्चन तो मैंने आंसर दे दिया था, बबल सॉर्ट कैसे क्या काम करता है, वर्किंग क्या होती है, एंड देन उसकी सारी तीनों कॉम्प्लेक्सिटी मुझे आती है, तो मैंने बता दी। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर कैसे आती है, ये डिराइव करके बताओ। तो ये मैंने उनको क्लियरली बोल दिया, जो आपको नहीं आता ना आप क्लियरली बोलो कि आपको नहीं आता है, ठीक है, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से सोचो। तो मैंने ट्राई किया था 3 इंटीजर लेके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन मुझसे उस टाइम पे क्रैक नहीं हुआ। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर कैसे आती है। उसके बाद फिर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ स्वैप्स एंड कंपैरिजंस इन बबल सॉर्ट। ठीक है, इन बबल सॉर्ट, BS मतलब बबल सॉर्ट। सो कितने स्वैप्स लगते हैं और कितने कंपैरिजंस लगते हैं। सो इसका तुम करोगे ना, डेरिवेशन करोगे तो निकल जाएगा कि नंबर ऑफ स्वैप्स जो लगते हैं ना बबल सॉर्ट में, ठीक है, वो तुम्हारे लगेंगे, दोनों में सेम लगेंगे। मतलब ये नंबर ऑफ स्वैप्स एंड कंपैरिजन इन बबल सॉर्ट इन वर्स्ट केस। सो वर्स्ट केस में क्या आता है, तो नंबर ऑफ स्वैप्स जो निकल के आएगा ना वो तुम्हारा सेम आएगा, मतलब दोनों सेम आते हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन और नंबर ऑफ स्वैप्स दोनों सेम आते हैं, n इंटू n माइनस 1/2, और ये भी वही आता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, सो ये भी डिराइव करने के लिए बोला था, इसका भी डेरिवेशन ईजी है। ठीक है, वो यहाँ नहीं बता रहा मैं डेरिवेशन। एंड देन फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा था, हाँ उसका एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मुझसे एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा था कि आपको ना यूनिक ग्लोबल मिनिमा निकालना है, और मुझे 3 फंक्शन दे दिए थे उन्होंने। एक पहला फंक्शन दिया था cos x, दूसरा मुझे दिया था x स्क्वायर, और तीसरा मुझे दिया था x क्यूब। सो ये 3 फंक्शन का मुझे यूनिक ग्लोबल मिनिमा निकालना है। ठीक है, सो मैंने क्या किया था ना, ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, ग्राफ ड्रॉ करके फिर उनको मैंने बता दिया, जैसे cos x का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, सो cos x का ग्राफ ऐसा बनता है ना। सो इसका कोई यूनिक ग्लोबल मिनिमा नहीं है, मतलब ग्लोबल मिनिमा तो है इसके, ठीक है, ये हो गया, ये ग्लोबल मिनिमा पॉइंट्स हो गए, लेकिन यूनिक नहीं है ना, तो बहुत सारे हैं। सो cos x का कोई इसका आंसर ये होगा कि cos x का कोई यूनिक ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब अगर x स्क्वायर की बात करें, सो x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला टाइप बनता है ना। सो इसका यूनिक ग्लोबल मिनिमा है, कौन सा है, 0,0। ठीक है, एंड देन x क्यूब की बात करें, सो x क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ जाता है। ठीक है, सो वो मेरा ग्राफ का नॉलेज थोड़ा चेक करना चाह रहे थे, इसीलिए शायद उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। सो x क्यूब ग्राफ ऐसा बनता है, तो यहाँ पर भी जो तुम देखोगे ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, तो इसका भी कुछ यूनिक ग्लोबल मिनिमा नहीं है, तो इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बस x स्क्वायर का ही यूनिक ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, जो x इक्वल टू 0 पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने ड्रॉ करके बता दिया था। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या बोलते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वो भी आपको बता देता हूँ, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट जो मुझसे क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी पे था, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये था कि क्या बोलते हैं, हाँ एक मेरे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स हैं मेरे पास, और उसमें से मुझे पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल एसेस, जो एसेस होते हैं ना, हुक्म का इक्का बोलते हैं, ऑल द एसेस विल बी टुगेदर, ऑल द एसेस जो हों वो सब साथ में हों। तो वीडियो पॉज करके बस सोचो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। हाँ, तो आई होप मैं आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना कि ऑल एसेस विल बी टुगेदर, सो अपने जो 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता होगा ना, उसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। एक होता है अपना स्पेड होता है, एक होता है डायमंड होता है, और एक होता है क्लब होता है, और एक होता है हार्ट होता है। ठीक है, सो ये 52 कार्ड्स में थे ना, हर एक के अपने एक एसेस होंगे, तो अपने पास 4 एसेस हैं। ठीक है, तो बच्चे कितने अपने पास, 52 माइनस 4, अपने पास 48 कार्ड जो है वो नॉन एसेस वाले कार्ड्स है ना। ठीक है, ये एक ही ऐसा आता है ना इसमें एसेस में। ठीक है, सो अब तुम क्या करोगे कि क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या बोला, ऑल एसेस विल बी टुगेदर। तो एक बॉक्स मेथड होती है ना, बॉक्स मेथड में क्या करोगे, 4 एसेस जो है ना उनको तुम एक बॉक्स में रख लो।
ठीक है। ये तुम्हारे पास मान लो 1 2 3 4, ये 4 एसेस हो गए, और बाकी जो ये तुम्हारे 48 हैं, 1 2 ऐसे करके 48 कार्ड्स जो हैं वो तुमने उसको तो अलग ही रहने दो मतलब, ठीक है। अब तुम इसका अगर वो करोगे, अरेंजमेंट करोगे, जितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है, उसको अपन टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल अगर तुम्हें सारे कार्ड्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 52 फैक्टोरियल ना, ठीक है। 52 कार्ड से तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 52 फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर में तो 52 आ गया। ऊपर हमें वो केसेस लेने हैं जहाँ पे 4 एसेस एक साथ हों। तो 4 एसेस के लिए हमने इसको एक बॉक्स में रख दिया। अब इसका अरेंजमेंट कर लो, तो क्या हो जाएगा इसका अरेंजमेंट, ये 1 और ये कितने 48, तो 48 + 1 49, तो ये हो गया 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो क्या है ना कि ये जो है ना ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से। सो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा 49 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये समझ में आया ना 49 कैसे आया, क्योंकि इसको एक बॉक्स में रख लिया अपन ने ताकि सारे एसेस जो है वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया और ये 48 है, ये आप कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। तो 48 और 1 49, तो 49 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल। तो ऐसे करके उनको क्लियरली मैंने समझा दिया था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था, ठीक है। देखो 45 मिनट का इंटरव्यू चला था, ठीक है, तो मतलब बहुत वो डीप में बिल्कुल जब तक से आप ब्रेक नहीं हो जाओगे ना तब तक से वो क्वेश्चन पूछेंगे। सो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था DSA से कि आप मेरे को 2 सेट दिए हुए हैं, A सेट और B सेट, ठीक है, और मुझे ना एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है, एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है मुझे, ठीक है, एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है। उसमें क्या है कि जो सेट A है ना, सेट A में n एलिमेंट्स हैं और सेट B में मुझे n+1 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और उन्होंने दिया हुआ है कि जो A है ना वो तुम्हारा सबसेट ऑफ B है, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B। और मुझसे बोला था कि क्या बोलते हैं, हाँ, कि जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, मतलब ये जो B में जो एलिमेंट्स होंगे ना और A में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो B में भी कुछ मतलब एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मतलब तभी तो A उसका सबसेट है ना B का, ठीक है, तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे इनमें A और B में, ठीक है। सो अब मुझसे पूछा था कि तुम्हें एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है कि उस एल्गोरिदम की क्या पहले कैसे करोगे, एल्गोरिदम बताओ और क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, ताकि तुम्हें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना B में वो निकालना है, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा एलिमेंट फाइंड करने की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक्स्ट्रा एलिमेंट जो B में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट इन B, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी फाइंड करने की, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, तुम थोड़ा सोच सकते हो वीडियो पॉज करके कैसे निकालोगे। बाकी इसका सही आंसर बहुत इजी है, क्या करो ना, एल्गोरिथम अगर बात करें तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि A में जितने एलिमेंट्स हैं ना उसका सम ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल A में कोई एलिमेंट है, मान लो A में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और B में जो एलिमेंट है वो मान लो 1 2 3 4, तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 है, तो ये 4 कैसे निकालेंगे, तो क्या करो इसका सम कर दो, सम ऑफ A निकाल लो, सम ऑफ A तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, और इसका सम निकाल लो तो सम ऑफ B क्या आ जाएगा, सम ऑफ B जो आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 4 10 आ जाएगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, सम ऑफ B माइनस सम ऑफ A, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 10 - 6 4, तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर n, एक पास में काम हो जाएगा अपना। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि भाई इसको ऐसा कर सकते हैं, सम से कर सकते हैं। और एक और तरीका है ना, तुम इसको XOR से भी कर सकते हो, ठीक है, XOR लगा दो। XOR में क्या होता है कि अगर जो XOR में क्या होता है कि अगर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है XOR में, जैसे 1 XOR 1, तो 1 XOR 1 0 आ जाता है ना, तो सेम पे 0 आ जाएगा, और जो डिफरेंट होंगे, ठीक है, उस पर तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जहाँ 1 आएगा मतलब वो एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है। ऐसे भी XOR से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसको दोनों अप्रोचेस बता दिए थे। देन उन्होंने मुझसे एक लास्ट में टफ सा क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिटी का, वो मुझसे क्रैक नहीं हुआ था, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था एक्चुअल। क्वेश्चन 6 वो ये क्वेश्चन था कि ना आपको 2 डाइस दिए हुए हैं A और B, ठीक है, नहीं A और B डाइस नहीं, A और B प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स हैं A और B, ठीक है, और इस A के पास D1 डाइस हैं, D1 नाम का डाइस है, और इसके बाद D2, ठीक है, जैसे अपन वो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, उस टाइप का उन्होंने मुझे दिया था कि इस टाइप का सिचुएशन है। एंड देन बोला है कि A जो है वो D1 डाइस को थ्रो करेगा और B जो है वो D2 डाइस को थ्रो करेगा, एंड दे थ्रो द डाइस साइमल्टेनियसली, एक साथ थ्रो करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था कि जो D1 डाइस है ना उसके भी n नंबर ऑफ फेसेस हैं,
ठीक है। वैसे नॉर्मली 6 फेसेस होते हैं ना डाइस के, लेकिन उन्होंने ऐसा हाइपोथेटिकल केस बोला, ऐसे सोचो कि इसके n नंबर ऑफ फेसेस हैं और इसके भी n नंबर ऑफ फेसेस हैं, ठीक है। और तुम्हें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ जहां पे x ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो ट्वाइस ऑफ x ऑफ a। अभी x ऑफ a क्या है, x ऑफ b और x ऑफ a क्या है? सो x ऑफ b का मतलब ये हो गया कि x ऑफ b का मतलब हो गया कि जब तुमने डाई b डाई को फेंका ना, तो उसमें क्या नंबर शो हो रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा x ऑफ b की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल तुमने b डाई को थ्रो किया, उसमें 4 आ गया, तो x ऑफ b की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसा a डाइस को थ्रो किया, उसकी वैल्यू 3 आई, तुम्हारी x ऑफ a की वैल्यू 3 हो गई। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे मुझसे क्रैक नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कुछ सोचा था, कुछ वैल्यू n की वैल्यू सपोज करके, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू थोड़ी सी छोटी ले ली, 4 ले ली मैंने, उस पर बैठ के मैंने सोचा था, ठीक है। तो इसका आप भी सोचना, बाकी मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर था फाइनली वो ये था, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। हाँ, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि अगर 2 कंडीशन है, अगर n इवन हुआ तो n इवन के केस में अलग आंसर आएगा, और अगर n ऑड हुआ तो उसके केस में अलग आंसर आएगा। सो अगर n इवन हुआ ना, ये जो नंबर ऑफ फेसेस हैं, ठीक है, अगर n इवन हुआ तो इस प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आ जाएगा वो 1/4 आएगा। बट ट्राई करके देखना, सोच के देखना। और अगर n ऑड होगा तो इसका आंसर आएगा n² - 1 डिवाइडेड बाय 4n², ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने वैल्यू लेके सोचा था कुछ, ठीक है। तो फिर फाइनली मतलब उनको लगा होगा कि मेनली प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस वगैरह ठीक है इसका, तो उन्होंने फाइनली मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया। सो देखो क्या है ना, अगर इसके इंटरव्यू की बात करें अपन, तो अगर इसका इंटरव्यू अपने को निकालना ना सी माइंड्स का, तो वही एक सजेशन में दूंगा कि एज मैथमेटिकल जितना तो, अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं भी आती है ना, तो भी उसको ट्राई करो, ठीक है, एक पेपर पे लिखने की। और जितना ज़्यादा उनको मैथमेटिकल, जब भी तुम कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हो तो उनको एक्सप्लेन भी करो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। उनको आंसर से मतलब नहीं है, तुम्हारे अप्रोच से मतलब है। अगर तुम अप्रोच कहीं जा रहे होंगे ना, कहीं गलत भी जा रहे होंगे, तुम्हें वो हिंट देंगे कि ये गलत हो रहा है, ये गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा, ठीक है। सो जितना ज़्यादा एज मैथमेटिकल हो पाओ उतना जाओ, तो ऐसे सारे इंटरव्यू निकाल पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।